नाज़रीन, एक एक करके हर दावा गलत साबित हो रहा है। कोरोना पर अपनाई जाने वाली पीटीआई हुकूमत की हर हिकमत अमली के मनफी नताइज सामने आ रहे। आने वाला हर दिन कोरोना के हवाले से बुरी खबरें सामने ला रहा है। जिन इकदामात को बेहतरीन कहा गया, जिस हिकमत अमली को पूरी दुनिया के लिए मिसाली करार दिया जाता था, आलमी इदारे ने इन तमाम खुश फहमियों का पर्दा कर दिया है चाक। आज पाकिस्तान के लिए दो अलार्मिंग खबरें हैं नाज़रीन। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि अगर कोरोना से जीतना है तो पंजाब में दो हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, और साथ में ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने लॉकडाउन में नरमी की एक भी शर्त पूरी नहीं की है। आलमी इदारे सेहत ने अपने खत में लिखा है कि लॉकडाउन नरम करने के हवाले से जो शराइत पूरी होनी चाहिए थी, पाकिस्तान में उनको अक्सर नजरअंदाज किया गया, और इसीलिए पाकिस्तान में न सिर्फ कोरोना केसेस की तादाद में बल्कि इससे अमवात में भी तेजी से इजाफा हुआ है। WHO ने अपने खत में लॉकडाउन में नरमी की 6 शराइत को दर्ज भी किया। गुज़िश्ता माह आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने इन नुकात का ऐलान किया था। वो नुकात क्या है वो पहले सुन लेना। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान ने लॉकडाउन नरम करने की कोई एक शर्त भी पूरी नहीं की। ना वबा का फैलाव काबू में है, ना तशखीसी सलाहियत बख्श जो है वो ऐसी इत्मीनान बख्श है। मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात भी नाकाफी नजर आ रही हैं। हुकूमत के मुसलसल अहकामात के बावजूद भी SOPs पर मुकम्मल अमल नहीं हो रहा, यानी कोई एक शर्त भी पूरी नहीं हो रही। इन्हीं हालात को देखते हुए आलमी इदारे सेहत ने अपने खत में निशानदही की है कि कोरोना के मस्बत केसेस की तादाद 1 लाख से बढ़ना खतरे की बात है। लॉकडाउन के वक्त रोजाना 1000 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। नरमी से यौमिया तादाद 2000 और लॉकडाउन बिल्कुल खत्म करने से केसेस की तादाद 4000 से तजावुज कर चुकी है। WHO ने बताया कि सिर्फ पंजाब में कोरोना के रोजाना 50,000 टेस्ट होने चाहिए। यही नहीं बल्कि आलमी इदारे सेहत पंजाब में कम से कम 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन को वक्त की जरूरत करार दे रहा है। आलमी इदारे सेहत की तजावीज़ पर वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लॉकडाउन का इंदिया देते हुए कहा कि WHO की तजावीज़ पर जरूर अमल करेंगे। सिर्फ आलमी इदारे सेहत ने ही कोरोना सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार नहीं किया नाज़रीन, बल्कि एक आलमी तहकीक में भी पाकिस्तानी इक़दामात को नाकाफी करार दिया गया। खबरें ये हैं कि पाकिस्तान कोरोना से निपटने में नाकामी पर एशिया का चौथा खतरनाक तरीन मुल्क बन गया है। यानी जिन ममालिक ने कोरोना को इंतहाई गलत तरीके से हैंडल किया, इनमें पाकिस्तान का चौथा नंबर है। कोरोना पर काबू पाने में हंगामा बांग्लादेश और भारत के इक़दामात पाकिस्तान से ज्यादा मौसर और बेहतर साबित हो रहे हैं। हांगकांग स्टडी ग्रुप की तहकीक के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए जो पाकिस्तानी इक़दामात किए हैं वो इतने नाकाफी हैं कि 200 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 138वां है। इन्हीं कमजोर इक़दामात की बुनियाद पर इस तहकीक में पाकिस्तान को 370 सेफ्टी स्कोर दिया गया, और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का सेफ्टी स्कोर 535 है, जो कि बहुत बेहतर है। सिर्फ भारत ही नहीं नाज़रीन, बल्कि बांग्लादेश का सेफ्टी स्कोर भी पाकिस्तान से बहुत आगे है। बांग्लादेश का स्कोर 482 है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने शहरियों को महफूज बनाने के लिए काम नहीं किया जितनी जरूरत थी। हालांकि हुकूमत के कई वज़ीर आज़म के इक़दामात की तारीफें करते नहीं थकते थे। कहा करते थे कि वज़ीर आज़म के इक़दामात को तो तरक्की याफ्ता मुल्क भी कॉपी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो पूछ रहा है कि आपने स्मार्ट लॉकडाउन कैसे किया। सुने जरा। लेकिन आलमी इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में इन सारे दावों की हकीकत खाम ख्याली और खुशफहमियों से ज्यादा नहीं है। इस वक्त कोरोना की सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में पहली मरतबा मुल्क में कोरोना से होने वाली रोजाना अमवात 100 का हिस्सा भी उबूर कर चुकी हैं, और 4646 नए केसेस के बाद मुल्क में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,08,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है। आलमी इदारे तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, और अहम सवाल यह है कि हुकूमत अब भी वही करेगी जो पहले दिन से कर रही है, या हिकमत अमली में तब्दीली का सोचा जा सकता है। बात करेंगे। हमने हमारे मुल्क के 2 एक्सपर्ट्स को दावत दी है कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन दें, करना क्या चाहिए। हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के मारूफ साइंसदान जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ज्वाइन किया है हमारे साथ मौजूद हैं आप मॉलिक्यूलर वायरोलॉजिस्ट हैं, आप फोकल पर्सन हैं PCR टेस्टिंग लेबोरेटरी पंजाब की। डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर साहब मैं आगाज आपसे करूंगा। सर मुझे यह बताइएगा कि WHO की पूरी इस वार्निंग के बाद मुझे यह बताएं कि अब हमें करना क्या होगा। WHO ने कहा लॉकडाउन करें, WHO ने कहा SOP आपने फॉलो नहीं की। सर ये सब कुछ हमने नहीं किया, तो सर मुझे ये बताएं अब क्या ट्रेन छूट नहीं गई, अब क्या वक्त निकल नहीं गया ये सब कुछ करने का? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बात यह है कि WHO कुछ भी कहे, हुकूमत कुछ भी कहे, आपके अवाम जब तक उनमें शऊर ना होगा, जब तक वो समझेंगे नहीं कि कितना ख़तरनाक ये वबा है जो फैल रही है, आप कुछ भी कहते रहें, वो उसके SOPs को फॉलो नहीं होगा। सिर्फ एक आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बाज़ारों में जा रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं, और इसी की वजह से जो हम समझ रहे थे कि मई के आखिर में इसका पीक पहुंचेगी, फिर सोच रहे थे कि जून के आखिर में पीक पहुंचेगी, और ये बढ़ता जा रहा है, और अब पता नहीं कि अगस्त में पीक पहुंचती है इसकी या सितंबर में पीक पहुंचती है। तो मसला ये है यहाँ पे अवाम के शऊर का है कि अवाम जो है वो समझ ही नहीं पा रहे कि कितना खतरनाक ये वबा है, और वो फ्रीली मिल रहे हैं एक दूसरे से, उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहे। तो नतीजा तो आपके सामने आना है, ये जो है ये आग की तरह फैल रहा है इस वक्त, और इसमें आपके तालीमी निज़ाम का भी नुक्स है, शऊर का भी नुक्स है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर गजाला साहिबा, एक बहुत अहम नुकता जिस पर WHO ने बार बार जोर दिया वो ये है कि हमारी टेस्टिंग की सलाहियत बहुत कम है। खाली पंजाब के टेस्ट रोजाना 50,000 होने चाहिए, जो कि बहुत कम हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या वजह है, हम इंक्रीज क्यों नहीं कर पाए अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच हैदर। मेरा ख्याल है कि पहले की निस्बत तो टेस्टिंग कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। जो शुरू में हम टेस्ट करते थे उसकी निस्बत तो डबल हुए हैं, लेकिन अभी भी सारे पब्लिक सेक्टर में टेस्ट नहीं हो रहे, और सारी प्राइवेट लैब्स इसमें आगे नहीं आ रही, क्योंकि वो सारे SOPs फॉलो नहीं करती जो कि हेल्थ केयर कमीशन को चाहिए होते हैं। इसमें जब तक हेल्थ केयर कमीशन आपका प्रिलिमिनरी और टेस्टिंग के दौरान अप्रूवल नहीं देता, आप ये टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। और टेस्टिंग के दौरान भी हेल्थ केयर कमीशन बार बार विजिट करता है टू सी ऑल द लॉजिस्टिक्स के जो सारे SOPs हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसलिए उसकी अप्रूवल लेनी और उन सारे गाइडलाइंस पे चलना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इसी वजह है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, बहुत से टेस्ट हो रहे हैं, और कुछ इसलिए नज़र कम आते हैं कि वो सारे के सारे जो गवर्नमेंट का डैशबोर्ड होता है उसमें कुछ एंटर होने से रह जाते हैं, जो 24 घंटे में आपको नजर आने चाहिए। उसमें हमारी कुछ कोताही है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द 50,000 तो फिर भी नहीं होंगे ना। वाकई हम काफी ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, काफी टेस्ट कर रहे हैं, वो तो मीट नहीं कर रहे होंगे हम फिलहाल। नहीं, वो हम नहीं मीट कर रहे, लेकिन हम उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि HR हमारा इंक्रीज हो गया है, हमारी इक्विपमेंट इंक्रीज हो गई है, और इसको हर रोज़ पूछा जाता है। रात को एक परफॉर्मा हम फिल करके देते हैं कि हाउ टू इंक्रीज द टेस्टिंग कैपेसिटी बाय इंक्रीज द HR या इक्विपमेंट या अपने सारे इंस्ट्रूमेंट या मैन पावर, जिस तरह भी आप इंक्रीज करना चाहें। तो गवर्नमेंट हमें फोर्स कर रही है कि हम जितनी जल्दी हो सकता है अपनी मैन पावर को ज़्यादा से, अपनी टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें। अगली बात, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, एक बड़ी अहम रिकमेंडेशन जो इसमें दी गई है इस रिपोर्ट में, वो ये कि हमें 2 हफ्तों के सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। पंजाब को 2 हफ्तों के सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। एक तो ज्यादा आबादी वाला सूबा है सर, और सबसे वर्स्ट परफॉर्मर ऐसा लग रहा है कि पंजाब ही है। तो सर, लॉकडाउन 2 हफ्तों का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, एक तो बताइए पॉसिबल हो पाएगा, और दूसरा हम कर जाते हैं अगर इस सूरत हाल में भी सर, तो कितना कंटेन कर लेंगे हम इसके फैलाव को? मेरे ख्याल से अब आपने बहुत देर कर दी है। अगर बहुत सख्त लॉकडाउन करना था तो बिल्कुल शुरू में करना था, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता। इस स्टेज पे जब इतना फैल चुका है, उसको अब आप लॉकडाउन करने की कोशिश करेंगे तो लोग जो हैं वो लॉकडाउन में आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप अहकामात कितने भी दे दें, कितने लोगों को आप जेलों में बंद करेंगे, कितने लोगों को सजाएं देंगे, जब लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो ये थियोरेटिकली आप लॉकडाउन कर लें। मेरे ख्याल से जो 600 या 700 ऐसी जगहें हैं जो हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, उन हॉटस्पॉट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। वहाँ पे सख्ती से कर्फ्यू की तरह वहाँ पे उन जगहों पे लॉकडाउन कर देना चाहिए, और वहाँ पे फिर जो उनकी ज़रूरियात हैं उन मोहल्लों की जहाँ पे ये हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ उनकी खाना और दूसरे अद्वियात और जो भी ज़रूरियात हैं वो पहुँचानी चाहिए। नेशनल लेवल पे आप सख्त लॉकडाउन नहीं कर सकते। WHO कुछ भी कह रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ हॉटस्पॉट्स पे ही फोकस करके लॉकडाउन करना पड़ेगा, वरना ये कामयाब नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, अब इसको हम अगर हॉटस्पॉट हुकूमत के पास अगर हैं, और डेफिनेटली उनके पास फिगर्स होंगी, वो आइडेंटिफाई करके उनको क्या सील किया जाना चाहिए, उनको वहां पर लॉकडाउन किया जाना चाहिए, ये रेकमेंड कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। जहाँ जहाँ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं
वहाँ पे अब आपको रेंजर्स और आर्मी को बुला लेना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल आपके सिविलियन फोर्सेस से मामला बाहर हो चुका है। और इसीलिए आपको चाहिए ये कि जैसे इस्लामाबाद के अंदर आपने 9 जगहों पे आइडेंटिफाई करके उनको सील किया है और आर्मी और रेंजर्स को बुलाया है, उन 9 जगहों पे इस्लामाबाद में वो 600-700 स्पॉट्स जो है हॉटस्पॉट्स, उन पे यही आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आर्मी को फौरन आपको और रेंजर्स को कॉल करके उन एरियाज को सील ऑफ करें। पूरे मुल्क को आप बंद नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब मैं एक बात थोड़ी सी इससे हटके, मगर वो है कोरोना के हवाले से ही, डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़बरों में आ रही है, हम न्यूज़ आइटम्स जो है उसके अब सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि कोरोना अपनी हैत इतनी तब्दील कर चुका है कि अब जो अलामात हुआ करती थी नॉर्मल, वो अलामात नहीं है, अब और अलामात आ चुकी हैं, अब बड़ा ही जल्दी असर करता है, बहुत जल्दी डैमेज करता है। क्या ऐसा ही है? क्या इतना म्यूटेट कर चुका है कि इसके सिम्टम्स तब्दील हो चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल म्यूटेट कर चुका है, बिल्कुल म्यूटेट कर चुका है और उसके सीवियर साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। पहले लोगों को एसिम्प्टोमेटिक थे और पीसीआर उनका पॉजिटिव आ रहा था, और जब रिज़ल्ट आता था तो वो बार बार कहते थे कि हम तो एसिम्प्टोमेटिक हैं, हमारा रिज़ल्ट कैसे पॉजिटिव आ गया। लेकिन अब लोगों को वो साइन एंड सिम्टम टेस्ट कराने से पहले ही आ जाते हैं, और जब हम उनका टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आते हैं, और जब तक वो क्वारंटाइन होते हैं तो तब उनके सीटी स्कैन में कुछ ऐसे प्रोग्नोसिस आते हैं, तब उनकी इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है। तो दिन ब दिन ये चेंज होता जा रहा है। ये हम 4th उसकी स्टेज की तरफ जा रहे हैं, 4th स्टेज आ चुकी है। अब हमें इसके लिए कुछ और मेजर्स करने पड़ेंगे। इसीलिए हम अपने हॉस्पिटल में यही करते हैं कि अगर एक पेशेंट या एक पर्सन या एक डॉक्टर कहीं एक्सपोज हो गया तो हम अपनी पूरी वार्ड टेस्ट करते हैं। हम किसी एक नर्स को, किसी एक पैरामेडिक को भी नहीं छोड़ते, हम पूरी वार्ड टेस्ट करते हैं। यही वजह है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर का फिगर बहुत ऊपर जा रहा है। लोग ये आके कहते हैं कि आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, आपके हॉस्पिटल में नर्सेज इन्फेक्टेड हैं, पैरामेडिक्स इन्फेक्टेड हैं। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि हम चूँकि तमाम लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारे सामने ये फिगर आ रहा है। अब आप सोचें कि हमारे हॉस्पिटल के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बहुत से पूरे यूनिट इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह उनमें से मैं आपको फिगर बताऊं अगर तो हैरान कुन होगी कि 68 माशाल्लाह रिकवर हो चुके हैं और वो दोबारा हमारी वर्किंग टीम में ज्वाइन कर चुके हैं और उसी जज्बे और उसी एंथुजियाज्म से वो वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह। तमाम नर्सेज वो तो डॉक्टर साहब अब क्या एहतियाती तदाबीर भी मुख्तलिफ हो जाएंगी जैसे जैसे ये अपनी हयात को तब्दील करता रहेगा, तो हमें जो पहले एसओपी से वो तर्क करके या उनमें इजाफा करना पड़ेगा? जी, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा और लोगों को दोबारा से बड़ी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट, क्योंकि ये मीडिया बेशक कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप पर थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि यू आर डूइंग योर वेल जॉब्स, बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि छोटे छोटे प्रोग्राम डेली बेसिस पे हो रहे हैं, तकरीबन हर चैनल पे हो रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है कि लोगों को बताया जाए कि ये नॉन सीरियस इशू नहीं है, ये बहुत सीरियस है। इसको प्लीज़ एक पेंडेमिक को एक सीरियस चीज़ लें, इसको नॉन सीरियस मत लें। हम अपनी बड़ी ईजी इसको प्ले कर रहे हैं, हम अपने बाहर भी जा रहे हैं, शॉपिंग पे भी जा रहे हैं, अपने करनी होगी, इसका वाहिद यही हल है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने वक्फा लेना है। एक दास्तान है बड़ी पुरानी, आपने सुनी होगी। एक बच्चा था, वो जिस चीज़ को हाथ लगाता था वो सोने की हो जाती थी, और बिलाखिर अगर उसने जब खाना चाहा, उसको भूख लगी, जब उसने खाने को हाथ लगाया तो वो भी सोने का हो गया। वो सोने को हाथ लगाने वाला काम उसके लिए कर्ज बन गया, उसके लिए मुसीबत बन गया। अब नाज़रीन हम बात करेंगे एक ऐसी हुकूमत की जो जिस चीज़ का नोटिस लेती है वो चीज़ महंगी हो जाती है। बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन अगर आप गूगल पर लिखें, सर्च करें कि वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, एग्जैक्टली यही वर्ड्स आपने लिखने हैं, तो सर्च रिजल्ट्स आपको वजीर आजम इमरान खान के दर्जनों नोटिस दिखा दें।
बिजली गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया गया, आटा बहरान का नोटिस लिया गया, तरक्याती कामों की लागत बढ़ने का नोटिस लिया गया, बढ़ती महंगाई का सख्त नोटिस लिया गया। इस बात का नोटिस भी लिया गया कि अशिया सस्ती क्यों नहीं हो रही हैं। और आज की खबर यह है कि वजीर आजम ने पेट्रोल की किल्लत का भी नोटिस ले लिया है। वफाकी वजीर के इजलास में, वफाकी काबीना के इजलास में इस किल्लत पर बरहम भी हुए हैं। पोल्ट्री की कीमतों में इजाफे का भी नोटिस लिया है। जिस महंगाई के खिलाफ वजीर आजम कई बार नोटिस ले चुके हैं, वो महंगाई कम नहीं हुई। जो चीजें महंगी होने का वजीर आजम ने नोटिस लिया, वही चीजें महंगी होती गई। 3 जून तक वजीर आजम ने वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज को पूछा था कि गंदम की फसल मार्केट में आने के बाद आटे की कीमत क्यों बढ़ी, और इस सवाल के 6 रोज बाद लाहौर में आटे की कीमत में मजीद 3 रुपए इजाफा हो गया। नाज़रीन, खुले चक्की आटे की नई कीमत 65 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। इससे पहले फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे का 20 किलो का थैला 100 रुपए महंगा किया था, जबकि इमरान खान ने आटा और चीनी महंगी होने को अपनी कोताही करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आटा और चीनी महंगी होने की तहकीकात कराई, फिर इस तहकीकात की रिपोर्ट आई, फिर रिपोर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, फिर ऐलान हुआ कि रिपोर्ट में जिन जिन के नाम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी 55 रुपए किलो में मिलने वाली चीनी रिपोर्ट आने के बाद, कार्रवाई के ऐलान के बाद, सख्त कार्रवाई ऐलान के बाद 80 से 90 रुपए तक मिल रही है। हुकूमत ने अवाम का पैसा शुगर मिल्स मालिकान को सब्सिडी की सूरत में दिया। इसके बावजूद अवाम ने महंगी चीनी खरीदी, फिर इन्हीं अवाम का पैसा यूटिलिटी स्टोर्स को दिया गया ताकि अवाम वहां जाएं और मार्केट रेट से कम पर खाने पीने की चीजें खरीदें। वो जो 50 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स को दिए गए, इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ ये हुआ कि यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल्स मालिकान से 80 रुपए फी किलो चीनी खरीदी, मार्केट प्राइस पर खरीदी, और अवाम को 68 रुपए फी किलो बेच दी। यानी अवाम का जो पैसा अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए दिया गया था, वो भी शुगर मिल्स मालिकान को दे दिया गया कि पैसे से हर किलोग्राम चीनी पर तकरीबन 12 रुपए की सब्सिडी शुगर मिल मालिकान को दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए भी अरबों रुपए की सब्सिडी शुगर मिल मालिकान की जेबों में जा रही है। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इसको टोटल फेलियर यानी एक ज्यादती करार दिया है, मुकम्मल नाकामी करार दिया है। सिर्फ नाकामी का एतराफ करना काफी है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने पूछा है कि यूटिलिटी स्टोर्स ने 3.5 लाख टन चीनी महंगे दामों किसके इमा पर खरीदी। सवाल तो पैदा होते हैं कि जब कीमतें बढ़ने की तहकीकात हो रही थी, फिर यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए महंगी चीनी क्यों खरीदी गई? इसकी मंजूरी किसने दी और किस किस को फायदा पहुंचाया गया? जो हालात नजर आ रहे हैं, ये सवालात ही रहेंगे। और ये हालात भी नजर आ रहे हैं नाज़रीन कि हुकूमत शायद पाकिस्तानी अवाम का वो पैसा वापस भी ना ले सके जो सब्सिडी की मद में दिया गया। वो कहते हैं जी मैं नहीं दूंगा पैसे। माजी में भी ऐसा ही हुआ है, हमेशा ऐसा ही होता आया है। जब वजीर आजम ने किसी चीज के महंगा होने का नोटिस लिया, वो चीज मजीद महंगी हो गई। 2019 के आगाज में गैस के 32 लाख सारिफीन को 50 करोड़ रुपए के करीब इजाफी बिल्स भेजे गए। वजीर आजम इमरान खान ने इसका नोटिस लिया। साबिक वजीर पेट्रोलियम ने भी गलती तस्लीम की। साबिक मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने भी बेज़ाब्तगियों का एतराफ किया। वादा किया गया था कि जिन सारिफीन को इजाफी बिल्स भेजे गए हैं उनका अजाला किया जाएगा, और अब तक 50 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ रुपए की रकम जो है वापस की गई है। हाँ, गुज़िश्ता साल अप्रैल में दवाओं की कीमत में भी 400% तक इजाफा हुआ था, और इसमें वजीर सेहत आमिर क़यानी की कोताही सामने आई थी और इन्हें हटा दिया गया। लेकिन दवाओं की इजाफी कीमत की मद में अवाम की जेब से कितनी रकम लूटी गई, ना तो इसका किसी ने हिसाब दिया, ना लूटने वालों का किसी ने एहतसाब। आखिर क्या वजह है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। तजिया लेंगे डॉक्टर फारूक सलीम साहब से, सीनियर डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मैंने आगाज में जिस तरह कहा था, जिस चीज को छूता हूं वो सोना हो जाती है। हुकूमत जिस चीज को नोटिस लेती है वो महंगी क्यों हो जाती है? सर, चीनी को देख लें, आटे को देख लें, हालांकि इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, वो लोग जो इसमें मुलव्विस थे उनके नाम सामने आ चुके हैं, उसके बावजूद भी ये माफिया इतना स्ट्रांग है, हुकूमत कमजोर है, रिट नहीं है। वजह क्या है सर? देखिए अली साहब, 4 बड़ी एसोसिएशन जो हैं उनका मैं नाम ले लेता हूं। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन। ये वो 4 बड़ी एसोसिएशंस हैं। कुछ और भी हैं जिनको हमारे वजीर आजम जो हैं वो कभी कार्टेल का नाम देते हैं या माफिया का नाम देते हैं।
जमीनी हकीकत ये है कि एटलीस्ट ये 4 इदारे जो हैं ये मोनोपोली प्राइसिंग करते हैं, यानी कि ये आपस में बजाय इसके कि कंपटीशन करें और कीमतें नीचे आ जाएं, ये मोनोपोली प्राइसिंग करते हैं, ये गठ जोड़ करते हैं, ये मिल मालकान जो है ये मिल के बैठ के कीमतें फिक्स करते हैं और फिर चाहे इनकी इनपुट कॉस्ट जो है, जैसे आपने बताया कि पेट्रोल की कीमत नीचे आ रही है, इनकी इनपुट कॉस्ट चाहे नीचे भी आ जाए लेकिन जो सारिफ हैं उनको ये कम कीमत पे अपने प्रोडक्ट नहीं देते हैं। अब ये शोभा, ये जिम्मेदारी बनती है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इस किस्म के जो गठजोड़ है, इस किस्म की जो मोनोपोलीज हैं उनको तोड़े। अब ये पिछले 12-13 सालों से कंपटीशन कमीशन काम कर रहा है लेकिन उसमें उसके कोई ठोस किस्म के इकदाम सामने नहीं आ रहे। जब सामने आते भी हैं, जब वो पेनल्टीज लगाता है, मसलन अभी रिसेंटली उसने पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन को शायद 75 मिलियन रुपए की एक पेनल्टी लगाई कि भाई आप लोग गठ जोड़ करके बैठे हैं और आप कीमतें ज्यादा चार्ज कर रहे हैं सार्फिन को, तो उन्होंने जाके हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। तो एक अदलिया का मसला है। अब ऐसे ऐसे स्टे ऑर्डर अली साहब पड़े हैं जो पिछले 8-8, 10-10 साल से स्टे ऑर्डर पड़े हैं कंपटीशन कमीशन के ऑर्डर्स के ऊपर। तो एक तो कंपटीशन कमीशन वो कारकर्दगी जो हम चाहते हैं, जो उसको करनी चाहिए, जो उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो नहीं हो रही, और जहां वो कोई काम करता है उसको अदालतें रोक देती हैं। तो इवेंचुअली वो जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो डॉक्टर साहब किया क्या जाए? देखिए, कानून साजी इसका आपको लगता है हल है कि आप या कंपटीशन कमीशन को इतना बाख्तियार बनाया जाए? अगर वो बाख्तियार हो भी जाता है तब भी अदालत एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू ये लोग रिलीफ ले लेते हैं, तो कानून साजी करके कानून को तब्दील किया जाना चाहिए। देखिए, मैं कुछ अरसे से कह रहा हूं कि अगर हुकूमत सिर्फ ये जो शुगर की रिपोर्ट है, जो पावर की रिपोर्ट है, क्या इसको सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है या वाकई 22 करोड़ पाकिस्तानियों का कोई भला करना चाहती है? देखिए, काम बड़ा आसान है और बड़ा ही सिंपल है अगर कोई करना चाहता हो। चीनी की मिसाल ले लीजिए, आटे की मिसाल ले लीजिए। वजीर आजम साहब को सिर्फ 2 हुक्म नाफिज करने हैं। वजीर आजम साहब ये कह दें कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी या आटा इंपोर्ट कर ले, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, पहला हुक्म। और दूसरा ये कि जिसका भी दिल चाहता है जितनी चीनी मुल्क से एक्सपोर्ट कर दे लेकिन उसको एक पाई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो हुकूमत अपने आप को इस सेक्टर से निकाल ले। इन दोनों अहकामात के नतीजे में मैं आपको यकीन दहानी करा सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ना तो कभी 1 किलो चीनी की किल्लत होगी और 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी। देखिए, ये रिपोर्ट्स आ जाना, उसके बाद आप नैब को इन्वॉल्व कर लें, उसके बाद आप FIA को इन्वॉल्व कर लें, फिर SECP के इन्वॉल्व कर लें और सबकी तहकीकात शुरू करवा दें, इससे आम आदमी को कोई गरज नहीं। मुझे जो 55 रुपए की चीनी मिल रही थी आज 90 रुपए की मिल रही है। मेरी जेब से जो 40-45 अरब रुपया सालाना निकल जाता है, मेरी जेब से मुंतकिल हो जाता है उन 50 या 60 या 80 शुगर मिल मालकान के पास, मुझे उससे गर्ज है कि मुझे वापस 55 रुपए की चीनी मिलनी चाहिए। हुकूमत को मुझे महसूस ये हो रहा है कि वो सिर्फ ये रिपोर्ट्स जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको ये नहीं कह रहे, ये नहीं सोचा जा रहा कि जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंच रहा है उसका हल कैसे निकाला जाए। बिल्कुल ठीक। तो सर, अब इसका हल आपके नजदीक क्या है? डॉक्टर साहब देखिए, अब इन्होंने मोनोपोली बना ली है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके खिलाफ इंक्वायरीज बैठी हुई हैं, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, इनके नाम पब्लिक हो रहे हैं सर, उसके बावजूद भी मनमानी कर रहे हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो डॉक्टर साहब किया क्या, फिल फॉर क्या किया जाना चाहिए? देखिए, फिल फॉर मैंने जैसे पहले कहा, चीनी वाले पाकिस्तानी चीनी बनाने वाले वो आपको 90 रुपए की चीनी बेच रहा है। इस वक्त आप अली बाबा पे खुद से जान लीजिए, दुनिया में 50-55 रुपए किलो चीनी मिल रही है। अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दें, अभी जो पाकिस्तान की हुकूमत ने 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में जो चीनी इंपोर्ट कर लेंगे और पाकिस्तानियों को 50-55 रुपए की चीनी सप्लाई कर देंगे। ये जो कार्टेल बना रखा है पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के हवाले से, ये खुद ही अपनी मौत मर जाएगा। इसको compete करना पड़ेगा। अगर शुगर मिल एसोसिएशन वाले एक गन्ने की कीमत भी फिक्स करवा लेते हैं हुकूमत से, दूसरी तरफ चीनी की कीमत फिक्स करवा लेते हैं,
हुकूमत को चाहिए कि वो अपने आप को विड्रॉ कर ले। हुकूमत का कोई बिजनेस नहीं बनता कि वो गन्ने की कीमत फिक्स करे, हुकूमत का कोई बिजनेस नहीं बनता कि वो चीनी की मिल लगाने का लाइसेंस इशू करे, हुकूमत का कोई बिजनेस नहीं बनता कि वो गंदम की सपोर्ट प्राइसेस फिक्स करे। आपको यकीन दिला सकता हूं कि अगर फ्री मार्केट हो जाए, आप इंपोर्ट करें, आप चीनी एक्सपोर्ट करें, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आप गंदम एक्सपोर्ट करें। ऐसी खबरें भी थी कि हुकूमत कंसिडर कर रही है कि पेट्रोल प्राइसेस भी जो है वो फ्री मार्केट डिसाइड करे। आपको लगता है ये पॉसिबल है? और अगर ऐसा होता है तो इस सेक्टर ने भी अगर अपनी मोनोपोली बना ली और पेट्रोल की प्राइसेस अपनी मनमानी से उन्होंने लगा ली, तो फिर मजीद नुकसान नहीं होगा आवाम का? देखिए, पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वहां पे इस वक्त हुकूमत खुद से ये कह रही है कि उनको 23 रुपए फी लीटर पड़ रहा है एक्स रिफाइनरी जो वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 23 रुपए का पेट्रोल हुकूमत को पड़ रहा है। और आप डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, बड़ी अच्छी और बड़ी अहम तजावीज आपने दी हैं। होप के इस पे कंसिडरेशन हो। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस कदर कोरोना इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, इसी कदर नुकसान इंसान ने जंगलात को पहुंचाया है, जंगली हयात को पहुंचाया। भी आबादियां बनाने के लिए जंगल तबाह कर दिए जाते हैं। बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक हर साल इंग्लैंड के रकबे जितने जंगलात काट दिए जाते, कभी आग लगने से जंगल के जंगल साफ हो जाते हैं और वहां रहने वाले जानवर भी दरबदर हो जाते हैं। माहिरीन ने सैटेलाइट डाटा की मदद से अंदाजा लगाया कि गुज़िश्ता बरस जंगलों में इतनी खौफनाक आग लगी कि हर 6 सेकंड में फुटबॉल ग्राउंड जितने जंगल तबाह हो गए। इस तेजी से जंगलात तबाह कर रहा है कि अगले 100 साल में जंगलात दुनिया से खत्म हो जाएंगे। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में हौलनाक आग लगी, जिससे 6 गुना ज्यादा नुकसान हुआ। जंगली हयात का भी नुकसान हुआ। 1 करोड़ एकड़ से ज्यादा रकबा जल गया। अच्छे माहौल के जामिन है। एक सेहतमंद इकोसिस्टम इंसान को बीमारियों से बचाता है। वबा के दिनों में इंसान को साफ माहौल की जितनी जरूरत है उतने पहले कभी नहीं थी। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि दुनिया में हर घंटे खराब माहौल की वजह से 1400 अफराद हलाक हो जाते। माहौल की तबाही से इंसानों का नुकसान तो हो ही रहा है, जानवरों का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनके रहने की जगह कम पड़ रही है। जो कसर रह जाती है वो इंसान की हरकत पूरी कर देती है। इंसान जानवरों से ये शिकायत कर रहा है कि उन्होंने इंसानों में कोरोना फैलाया, लेकिन इंसान खुद जानवरों पर जुल्म करते हुए दरिंदगी की हदें पार कर देता है। कुछ दिन पहले नाज़रीन, इंसानियत की ज़वाल की एक कहानी सामने आई। भारत में मादा हथनी की मौत ने इंसानियत का जनाजा निकाल दिया। चंद शरपसंद इंसानों ने अपने हंसी मजाक के लिए एक मासूम जानवर की जान ले ली। नाज़रीन, हथनी को धमाका खेज मवाद से भरा अनानास खिला दिया। जब वो मवाद हथनी के मुंह में धमाके से फटा तो इसका जबड़ा दोनों तरफ से शदीद जख्मी हो गया, इसके दांत टूट गए। जख्मी होने के बाद हथनी भागते हुए एक नदी की तरफ गई। शायद पानी में वो अपने लिए कुछ राहत तलाश करना चाहती थी, इंसानों से दूर होना चाहती थी। वो हथनी 3 दिन तक पानी में खड़ी रही। इंसानों ने इसे निकालने और तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की, लेकिन इस बेचारी का इंसानों पर से एतमाद उठ चुका था। वो अपनी जगह से हिली नहीं। नाज़रीन, 3 दिन तक एक ही जगह खड़ी रही और आखिरकार मर गई, अपने दुख से निजात पा गई। इसके साथ साथ जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो मालूम हुआ कि वो हामला थी। इस वाक़े ने दिल रखने वाले और दर्द दिल रखने वाले हर इंसान को दुखी किया है। हथनी के साथ जानलेवा और जालिमाना मजाक को गैर इंसानी करार दिया। एक हाथी इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में भी मौजूद 2012 में अपने साथी की मौत के बाद से वो तन्हाई का शिकार है, उदास है। इसके मिजाज में तशद्दुद आ चुका है, जिसकी वजह से इसे जंजीरों में जकड़ा गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर एक कमेटी बनाई गई जो फैसला करेगी कि यह हाथी पाकिस्तान में ही रहेगा या फिर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। आपको एक रिसर्च का बता दूं यहाँ पे नाज़रीन, हाथी इस कदर हसास जानवर है कि वो दुख से मर भी जाया करता है। जी हाँ, बाकायदा इसके आंसू निकलते हैं और ये भी तहकीक हुई है कि जब इसको बहुत ज्यादा दुख हो तो इसकी मौत भी वाक़ई हो जाती है। नाज़रीन, कुदरत ने इंसान को जानवरों से बेहतर बनाया, सोचने की समझने की सलाहियत दी है। इस सलाहियत को इस्तेमाल करके इंसान ने जानवरों को जंगल से लाकर अपने साथ रहना सिखा दिया, लेकिन खुद जानवरों के साथ रहना नहीं सीख सका। नाज़रीन, वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन के मुताबिक
40 साल के दौरान इंसान ने दुनिया के आधे जानवर मार डाले और एक रिपोर्ट कहती है कि 1970 के बाद से दुनिया के 60% जानवर खत्म हो चुके। इंसान अपनी तस्कीन के लिए जानवरों को खत्म करता जा रहा है। हालांकि जानवर भी जज्बात रखते हैं, अपने साथी जानवरों की हलाकत पर दुखी होते, इनके दर्द में शरीक होते। जानवर इतने हसास होते हैं कि किसी साथी जानवर को मुसीबत में देखें तो उसकी मदद करते। शायद इंसानों का इतना वफादार नहीं हो जितने जानवर इंसान के वफादार होते। इंसान अपने प्यारों की वफात के बाद इन्हें दफना आता है, लेकिन ऐसी खबरें अक्सर आती हैं कि मालिक के मरने के बाद कुत्ता उसकी कब्र के किनारे बैठा रहा। उनको जो जानवर पसंद आ जाता है तो या तो इसे पकड़कर पिंजरे में डाल देता है या फिर इसे मारकर इसकी खाल अपने ड्राइंग रूम में सजा लेता है या फिर लिबास बनाकर जिस्म पर पहन लेता है। ये रिवाज किसी सेहतमंद माशरे में कैसे बर्दाश्त किए जा सकते? इंसान ने अगर अपने इंसान होने का सबूत देना है नाजरीन, तो इसे जानवरों पर भी रहम करना होगा। तो नाजरीन, इसके साथ ही यहाँ पर एक लेते हैं और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। नाज़रीन, कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है। हर मैदान के तौर तरीकों में तब्दीली आ रही है। दुनिया का हर शोबा इस वबा के साथ बहाली की जद्दोजहद कर रहा है। दीगर खेलों की तरह आलमी क्रिकेट को भी बंदिश की वजह से शदीद माली बहरान का सामना है और यही माली बहरान मजबूर कर रहा था कि जैसे तैसे करके खेलों के मैदानों को आबाद किया जाए। इसलिए अब हर चीज की तरह आहिस्ता आहिस्ता खेलों को भी बहाल किया जा रहा है और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का सफर भी शुरू हो गया है। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम कोरोना के खौफ को तोड़कर इंग्लैंड पहुंच चुकी है। क्रिकेट के आलमी इदारे ICC ने भी खेल को महफूज बनाने के लिए क्रिकेट कवानीन में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। सेंचुरी या 50 बनाने की खुशी हो या विकेट लेने की खुशी, हत्ता के मैच जीतने पर भी खिलाड़ी ना एक दूसरे से गले मिल सकेंगे और ना ही थपकी दे सकेंगे। ICC के तब्दील शुदा कानून के मुताबिक अब कोई भी खिलाड़ी गेंद को चपकाने के लिए गेंद को थूक नहीं लगा सकता। अगर किसी टीम का खिलाड़ी अंपायर की वार्निंग के बावजूद भी गेंद को थूक लगाएगा तो मुखालिफ टीम को 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। इसके अलावा नाजरीन, एक और अहम तब्दीली भी की गई है और वो है दौरान टेस्ट मैच के दौरान खिलाड़ी की तब्दीली। अगर किसी खिलाड़ी में कोरोना की तस्दीक हो गई या फिर मैच रेफरी की मंजूरी से मुतबादिल खिलाड़ी को शामिल करने की इजाजत होगी। कोरोना की वजह से जो तीसरी तब्दीली की गई है वो है नाज़रीन न्यूट्रल अंपायर की शर्त। कोरोना से पहले हर मैच की लाजमी शर्त थी कि एक अंपायर गैर जानिबदार मुल्क से होगा, लेकिन अब सफरी पाबंदियों की वजह से इस कानून में भी नरमी कर दी गई है और अब मेजबान मुल्क से ही अंपायर लेने की इजाजत होगी। और चूंकि अब अंपायर मकामी और कम तजुर्बाकार होंगे, इसलिए ICC ने अंपायर के फैसलों के खिलाफ रिव्यूज की तादाद में भी इजाफा कर दिया और 2 रिव्यूज की जगह अब 3 रिव्यूज की इजाजत दे दी गई है। 8 जुलाई से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज ICC के नए कवानीन के तहत ही होगी। मैनचेस्टर में मौजूद 2 वेस्ट इंडियन टीम और ओल्ड ट्रैफर्ड में 3 हफ्ते तक एक तरह के क्वारंटीन में रहते हुए बायोसिक्योर स्टेडियम में कयाम और प्रैक्टिस करेगी। दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज बंद दरवाजों के पीछे खेली जाएगी। स्टेडियम शायकीन से खाली होंगे। एक जानिब ICC जैसे तैसे करके क्रिकेट की बहाली के लिए नए कवानीन ला रहा है, लेकिन दूसरी जानिब साबिक क्रिकेटर्स का कहना है कि इन कवानीन से क्रिकेट की बहाली मुमकिन नहीं हो सकेगी, हमें अभी मजीद इंतजार करना चाहिए। साबिक क्रिकेटर क्यों समझते हैं कि नए कवानीन के तहत खेली जाने वाली क्रिकेट ज्यादा देर नहीं चल सकती? साबिक टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेट तजजियाकार रमीज राजा ने इन मुश्किलात की निशानदही की है। सुनिए। अब वेस्ट इंडीज की टीम टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में मौजूद है और कोरोना वबा के दौरान ये पहली बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज होगी और इस सीरीज के बाद पाकिस्तानी टीम के इंग्लैंड दौरे के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं और इसी दौरे के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बड़ी तब्दीलियां भी सामने ला रही है। आज पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट के सबसे कामयाब बल्लेबाज और साबिक कप्तान यूनुस खान को दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया और मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग के कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे, जबकि मिसबाउल हक हेड कोच और वकार यूनुस बॉलिंग कोच के तौर पर पहले से ही मौजूद है। PCB के इस फैसले से टीम की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कोरोना के हवाले से क्रिकेट के नए कवानीन और पाकिस्तानी क्रिकेट में तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा बेग साहब से। मिर्जा साहब, शुक्रिया सर। ये नई तब्दीलियां हैं, आप इनको किस तरह से देखते हैं? क्रिकेट मजीद बेहतर होगी या फिर नुकसान होगा? बहुत बहुत शुक्रिया
अली, आईसीसी यकीनन डेस्परेट था कि किसी तरीके से क्रिकेट की सरगर्मियों को शुरू किया जाए और आज वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड पहुंची है, 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी और ख़ास बात यह है कि जो वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैचेस हैं वो अली ऐसी जगहों पर रखे गए जैसे साउथहैम्पटन में है तो वहाँ होटल वही मैदान के साथ है, मैनचेस्टर में 2 टेस्ट मैचेस हैं वहाँ होटल मैदान के साथ है। तो इन तमाम चीज़ों को आईसीसी ने मद्देनज़र रखा है और जो फैसले किए हैं मैं समझता हूँ कि खासे बेहतर हैं कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन एक चीज़ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है, वो ये है कि आईसीसी ने इस बात की इजाज़त दी है कि अंपायर्स जो हैं वो लोकल रखे जा सकेंगे फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल। तो उसमें एडवांटेज जो है, आपको याद होगा माजी में जब अंपायर्स बाहर के नहीं होते थे, न्यूट्रल अंपायर्स नहीं होते थे, भारत बड़ी बेईमानी करता था, वेस्ट इंडीज़ में बड़ी बेईमानी होती थी, न्यूजीलैंड में बड़ी बेईमानी होती थी। तो अब अंपायर्स अगर लोकल होंगे तो क्या लोकल अंपायर्स जो हैं वो गैर जानिबदाराना अंदाज से अंपायरिंग करेंगे? और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पाकिस्तान को होगा क्योंकि पाकिस्तान में गैर मुल्की टीमें आ नहीं रही, जब आएंगी तो फिर देखा जाएगा। तो लेकिन अंपायर जो रिव्यू बढ़ाया गया है वहां से भी तो काउंटर हो सकता है सर, जो रिव्यूज की तादाद बढ़ा दी गई। एक ही बढ़ाया गया अली, पहले 2 थे अब 1-3 हो गए, तो रिव्यू बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आईसीसी ने यकीनन सोचा होगा। आप देखें ना, मैं पहले भी आपके प्रोग्रामों में कहता आ रहा हूं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर भारत के, चीफ एग्जीक्यूटिव मनोज सोहानी भारत के, और जो आईसीसी की क्रिकेट कमेटी है उसके सरबराह भी भारत के साबिक कप्तान अनिल कुंबले हैं। लेकिन फैसला हुआ है, मैं समझता हूँ कुछ चीजें इन्होंने अच्छी की हैं, जैसे कोविड रिप्लेसमेंट इन्होंने कहा है, पहले कॉन्कशन का रिप्लेसमेंट होता था, अब एक और रिप्लेसमेंट दिया है कि खुदा न खास्ता अगर ड्यूरिंग द टेस्ट मैच किसी खिलाड़ी को कोरोना जो है वो उसका पॉजिटिव आ जाता है तो उस सूरत में आप रिप्लेसमेंट ले सकेंगे। और सलाइवा के हवाले से तो पहले भी आईसीसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में आया था कि कोरोना की वजह से अब गेंद को थूक लगाकर चमकाया नहीं जा सकेगा, उस पर भी पाबंदी है। तो मैं समझता हूँ आईसीसी ने फैसले जो है वो वक्त के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए किए अली, और मैं समझता हूँ कि खासे बेहतर फैसले, सिवाय एक डिसीजन के जो अंपायरिंग के हवाले से जिस पर सवाल उठ रहा है। तो अब मिर्जा साहब, वर्ल्ड कप के ना होने के चांसेस हैं काफी हद तक। ये वो वेन्यूज से वर्ल्ड कप हो गया, आईपीएल है, पीएसएल है, जो भी प्रीमियर लीग्स हैं इस तरह की, ये सर नहीं हो पाएंगी। तो सर क्रिकेट का जो फाइनेंशियल मुस्तकबिल है, जो इन लीग्स का फाइनेंशियल मुस्तकबिल है, आईसीसी का, पीसीबी का, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, वो किस तरह देख रहे हैं फिर आप? देखिए, इस कोविड के आने से अली फाइनेंशियल मुस्तकबिल तो बड़ा तारीक नज़र आता है फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डेस्परेट था कि वर्ल्ड T20 कराया जाए। कल उनकी एक मीटिंग हो रही है आईसीसी की, जो कि वीडियो लिंक पर होगी, उस मीटिंग में डिसाइड होगा। लेकिन इम्कानात यही हैं कि वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया ना कराए। भारत बड़ा कीन है कि किसी तरीके से उस विंडो में भारत नवंबर दिसंबर में इंडियन प्रीमियर लीग कराए, क्योंकि आपने फाइनेंशियल लॉसेस की बात की, तो भारत किसी सूरत नहीं चाहेगा आईपीएल जो है वो उसको बहुत बड़ा बूस्ट देती है माली तौर पर। और उसके अलावा दुनिया की दीगर क्रिकेट लीग्स में भी स्पॉन्सर्स की हवाले से भी देख लें। अब आप पाकिस्तान का देख लें अली, कि पाकिस्तान में जो एक मशरूफ साज इदारा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बरसा बरस से स्पॉन्सर करता चला है, 50 करोड़ रुपए सालाना देता था, वो भी अब मुझे नहीं लग रहा, रिलक्टेंट है, जो मेरे जराए कहते हैं कि वो भी अब बैकआउट कर रहा है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होंगे टीमों को, लेकिन क्रिकेट शुरू होनी चाहिए। अगर क्रिकेट शुरू नहीं होगी तो फिर माली तौर पर आप देखें कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीगर क्रिकेट बोर्ड्स ने अपने लोगों की तनख्वाहें कम कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने हेड कोच जस्टिन लैंगर को कह दिया है कि आपको हम वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो तब्दीलियां तो बहुत आएंगी। जहां कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तब्दीलियां की हैं, क्रिकेट की दुनिया में भी बड़ी तब्दीलियों की तवक्को की जा रही है। अच्छा मिर्जा साहब, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए भी अब एक और कोचेस की जो फौज है उसका इंतखाब किया गया है, वो बढ़ाए गए हैं। इंतखाब ठीक देखते हैं आप? देखिए अली, यूनुस खान के बारे में कहा जा रहा था, पिछले साल इनके मज़ाकरात भी हुए पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, बात बनी नहीं। यूनुस खान को, जिस तरह राहुल द्रविड़ को भारत ने अपनी अंडर 19 एकेडमी का हेड बनाया हुआ है बेंगलोर में, इस तरह यूनुस खान को देना चाह रहे थे, बात बनी नहीं। लेकिन अब यूनुस खान को ले आए। सवाल ये पैदा होता है कि आपने बॉलिंग कोच भी रखा हुआ है वकार यूनुस, आपने आज स्पिन बॉलिंग कोच का तकर्रुर कर दिया मुश्ताक अहमद, बैटिंग कोच होंगे यूनुस खान, हेड कोच होंगे मिसबाह उल हक। तो जब इतने सारे जायंट
क्लाइंट इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या वो एक पेज पर रह सकेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि वकार यूनुस का माजी सबको पता है और यूनुस खान का टेम्परामेंट का भी सबको पता है कि यूनुस खान बड़े बेबाक आदमी है और जरा सी देर में वो अपना टेम्पर लूज करते हैं सही बात पर। तो आया ये सब चल पाएंगे या नहीं? पीसीबी ने, क्योंकि पीसीबी पे अली बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, इससे पहले 55 लोग निकाले, फिर उनको वापस लेकर आए, फिर तनख्वाहों के हवाले से बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो पीसीबी ने ये एक तुरुप का पत्ता खेला है कि यूनुस खान को जब लगाया तो जो नाकिदीन थे, जो पीसीबी पर बहुत कड़ी तनकीद करते थे, उन तक ने इस इकदाम को सराहा है कि पीसीबी ने अच्छा किया है। अब देखते हैं कि यूनुस खान को सिर्फ एक सीरीज के लिए रखा गया है। 2016 में उन्होंने डबल सेंचुरी इंग्लैंड में, ओवल लंदन में बनाई थी। इंग्लैंड की पिचेस का तजुर्बा है। अब देखना है कि यूनुस का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस हवाले से इन चारों को लेकर, फिर ग्रांट ब्रैडबर्न भी थे जो न्यूजीलैंड के, अब देखते हैं फील्डिंग कोच कौन आता है। तो अच्छा फैसला है, लेकिन अब इसके असरात उस वक्त आएंगे जब कोई ना कोई नतीजा। ठीक है मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।